हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें पीजीटी इंग्लिश जो एग्जाम हुआ था 11 जुलाई को, उसका इंग्लिश पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स, उसके लिए हमें क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हम देखते हैं इन सब का मीनिंग क्या होता है। मिसोजिनिस्ट, बिब्लियोफाइल, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड टेक्नोफोब। तो हम इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, मिसोजिनिस्ट का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु हेट्स और शोज कंटेम्प्ट फॉर वीमेन, मतलब जिसको औरतों से नफरत हो। बिब्लियोफाइल मतलब अ पर्सन हु लव्स बुक्स, स्पेशली वन हु कलेक्ट्स और ट्रेजर्स बुक्स एज वैल्यूएबल पोजेशन, मतलब जिसको बुक से प्यार हो और जिसको बुक्स अपने पास इकट्ठा करके लगता है उसके पास बहुत ही मतलब कीमती चीज़ें आ चुकी हैं। तो अ पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स हो गया बिब्लियोफाइल। लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब अ पर्सन हु सिक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी टू गुड कॉजेज। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, और वो भला वो कैसे करते हैं? मनी को डोनेट करके। टेक्नोफोब का मतलब हमें पता है, हमने पहले भी याद किया था। फोब मतलब होता है फियर, जिसको टेक्नोलॉजी से फियर, अ पर्सन हु फियर्स और डिसलाइक्स एडवांस टेक्नोलॉजी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंसेस जो है ये जम्बल्ड है, तो ऑप्शंस नहीं आए हैं, मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। ठीक है, ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास। द रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ mega cities around the world. B. However, this rapid growth comes with challenges including overpopulation and pollution. C. To address these issues, urban planners are increasingly focusing on sustainable development. D. Mega cities are now home to millions of people with more individuals moving to urban areas each year. Right? तो यहाँ पे बात हो रही है मेगा सिटीज़ की। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? मेगा सिटीज़ आई कहाँ से? रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले ए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फिर मेगा सिटीज़ आर नाउ होम टू मिलियंस ऑफ पीपल विद मोर इंडिविजुअल मूविंग टू अर्बन एरियाज ईच ईयर। अब हम बताएंगे कि मेगा सिटीज़ जो है वो बहुत सारे लोगों का घर होता जा रहा है, बहुत लोग वहाँ पर आके बसते जा रहे हैं। टू एड्रेस दिस इशूज़, कौन से इशूज़? तो वो बी में बताया गया है, देखो। हाउएवर दिस रैपिड ग्रोथ कम्स विद चैलेंजेस इंक्लूडिंग ओवर पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। तो फिर बी। फिर दीज इशूज़, ये कौन से इशूज़ थे? ओवर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन। तो इसके बाद आएगा सी। ए डी बी सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव दैट थिंग्स विल हैपन इन द मोस्ट डिजास्टरस वे, मतलब जिसको ऐसा लगे कि सब कुछ गड़बड़ी होने वाला है, जो सब कुछ खराब ही होने वाला है, वो कौन होता है? निराशावादी, है ना। जिसको लगे कुछ भी सही नहीं होगा, वो कौन होता है? निराशावादी। तो वो कौन होगा? पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? आशावादी। रियलिस्ट, जो सच्चाई में मतलब जो जो है उसमें भरोसा रखता हो। आइडियलिस्ट, जो अपने विचारों पर मतलब जो उसने आइडियल्स बनाए हैं उनके थ्रू चलता हो। तो हम इनका करेक्ट मीनिंग लिख कर रख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। देखिए, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड एक्सपेक्ट्स द बेस्ट आउटकम, जिसको जो होपफुल रहे, आशावादी रहे और जिसको लगे कि जो होगा अच्छा ही होगा। पेसिमिस्ट इज अ पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन स्पेशली इन एनी सिचुएशन, मतलब जिनको लगे कि सब कुछ खराब ही होने वाला है, उसके साथ बुरा ही होगा, वो क्या है? पेसिमिस्ट। रियलिस्ट, समवन हु एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, जो चीज़ों को ऐसे ही एक्सेप्ट कर ले जैसी हैं। आइडियलिस्ट, रियलिस्ट का अपोजिट है, मतलब ये क्या? एनविजन्स, मतलब जो हाई गोल को परस्यू करे, उनको देखें विदाउट कंसिडरिंग प्रैक्टिकल रियलिटीज़, प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को देखे बिना, जो हाई गोल्स और जो नोबल गोल्स हैं उनको पाने की जो इच्छा रखे। क्वेश्चन नंबर 4, अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली कॉज सेल्फ हार्म। इसमें हमें करना क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर। ठीक है, जो स्पेलिंग एरर्स है उनको जो ठीक कर रहा है हमें वो ऑप्शन बताने। दे हैव द नोशन दैट दे आर important and the word would fail to exist without them. This may lead to certain, देखो साइकियोटिक, जो साइकियाट्रिक होता है, साइकियोटिक होते हैं, उसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, एस से नहीं होती। साइकेट्रिस्ट सुना है ना? तो जहाँ पर पी वाली स्पेलिंग है वही आंसर आएगा। ये नहीं हो सकता, या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो 1 और 4 ऑप्शन तो अपने आप ही गायब हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स नहीं होता, अ और लॉट में गैप होता है, इसका मतलब थर्ड आंसर सही है।
अ लॉट ऑफ टाइम, एडवर्टेंटली और इनएडवर्टेंटली, यहाँ पे ई आना चाहिए था, ए लिखा है, ठीक है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, अफेक्टिंग एवरीवन, अफेक्टिंग होता है, इफेक्टिंग नहीं होता। क्या होगा? अफेक्ट डिसऑर्डर्स इफेक्टिंग। इफेक्ट जो है ना वो मतलब इफेक्ट जो है वो अफेक्ट जो है वो वर्ब होती है, तो अफेक्टिंग है, अफेक्टिंग एवरीवन मतलब सब पे उसका प्रभाव पड़ना, तो प्रभाव के लिए अफेक्ट आता है, ना कि इफेक्ट। इफेक्ट तो होता है जो काम हो गया उसका क्या रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, उसे हम इफेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो डिसऑर्डर्स वगैरह इनका जो अफेक्ट होगा, इफेक्ट नहीं होगा। अफेक्टिंग एवरीवन इन देयर सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो पहले तो हम देख लेते हैं अंडरलाइन सेगमेंट है कौन सा। बेनिफिटिंग म्यूचुअली मतलब एक दूसरे की मदद करना, बेनिफिटिंग म्यूचुअली। तो बेनिफिटिंग म्यूचुअली के लिए कौन सी ईडियम आएगी? सिंगिंग फ्रॉम द सेम हिम शीट मतलब सेम हिम शीट से ही गाना, सिंग आई टू आई विद ईच अदर, शेयरिंग द स्पॉटलाइट, स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक। तो हम पहले इन चारों के चारों ईडियम्स का क्या करते हैं, मीनिंग देख लेते हैं, तभी तो बता पाएंगे, है ना। इन चारों के चारों ईडियम्स का क्या कर लेते हैं, मीनिंग्स लिख लेते हैं। फर्स्ट, सिंगिंग फ्रॉम द सेम हिम मतलब एग्रीइंग और एक्सप्रेसिंग द सेम ओपिनियन, एग्रीइंग और एक्सप्रेसिंग द सेम ओपिनियन। सीइंग आई टू आई विद ईच अदर का क्या मतलब है? वही सेम एग्रीमेंट, सेम ओपिनियन। हैविंग नहीं लिखा मैंने आगे, आप लिख लीजिएगा। सेम ओपिनियन और बीइंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, कंप्लीट एग्रीमेंट। शेयरिंग द स्पॉटलाइट मतलब जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन सबको क्या मिला? क्रेडिट। बोथ पार्टीज रिसीव अटेंशन और क्रेडिट। फोर्थ, स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक। स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक का क्या मतलब है? व्हेन मतलब हेल्प ईच अदर आउट फॉर हेल्प ईच अदर आउट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। क्लियर? तो आप देखते हैं, हम बताइए बेनिफिटिंग म्यूचुअली मतलब स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक, स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक। सिंगिंग फ्रॉम द सेम हिम शीट मतलब सेम ओपिनियन। सीइंग आई टू आई विद ईच अदर मतलब सेम ओपिनियन और बीइंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। शेयरिंग द स्पॉटलाइट मतलब बोथ पार्टीज रिसीव अटेंशन और क्रेडिट। स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक मतलब एक दूसरे को मदद करना, हेल्प ईच अदर आउट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। एक दूसरे को मतलब अपने फ़ायदे के लिए, एक का फ़ायदा दूसरे से हो रहा है, दूसरे का फ़ायदा पहले वाले से हो रहा है, तो वो क्या हो गया? स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक। क्वेश्चन नंबर 6, वी डिसाइडेड टू स्टॉल आवर प्लान्स टू गो आउट। स्टॉल का क्या मतलब होता है? मतलब अभी हमने थोड़ा रोक दिया, पोस्टपोन कर दिया है, तो आप अपना प्लान जो है वो बाहर जाने का, टू गो आउट, क्यों पोस्टपोन करेंगे? सच दैट इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड वी वर नॉट फीलिंग वेल, और हम अच्छा भी फील नहीं कर रहे थे। अरे एंड से नहीं स्टार्ट हो सकता। वी डिसाइडेड टू स्टॉल आवर प्लान्स टू गो आउट एंड वी वर नॉट फीलिंग वेल, एंड से नहीं हो सकता। इधर नाउ और व्हेन, अरे ये तो इसके आगे कैसे लगा देंगे? इधर नाउ और व्हेन। सिंस इट वॉज रेनिंग हैवीली, यहाँ पे सिंस का मतलब है बिकॉज, क्योंकि हम इसलिए बाहर नहीं गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट भी हो सकता था, लेकिन ये सेंटेंस फॉर्मेशन गड़बड़ हो गया। वी डिसाइडेड टू स्टॉल आवर प्लान्स। अब हमें यहाँ पे रीज़न बताना था ना, तो रीज़न के लिए क्या आएगा? सिंस। सच दैट नहीं आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7,
इन द फॉलोइंग कन्वर्सेशन आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एमिएबल। पहले तो आपको एमिएबल का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो सोचोगे, तभी तो खोजोगे। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, मतलब इन अ फ्रेंडली मैनर। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, तो फ्रेंडली तो ऑप्शन में दिख गया, थर्ड इज द राइट आंसर। एब्सोल्यूट हर फ्रेंडली नेचर मेक्स हर अ प्लेजर टू बी अराउंड। अलूफ का क्या मतलब होता है? डिस्टेंट, रिजर्व्ड, हॉस्टाइल, एग्रेसिव, अनफ्रेंडली। डिटैच्ड, डिटैच मतलब जिससे अब आपको कोई लगाव ना रहा हो। डिसकनेक्टेड, इमोशनली अनइन्वॉल्व्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस। देखिए फर्स्ट क्या है, दीज कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिस्टिंक्टिव इन बीइंग नॉट सिंपली compacts between rulers and ruled but involving the people, the general government and the state council। तो ए से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, मतलब पी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? दीज कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उससे पहले तो कुछ आना चाहिए ना। सेकेंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ऑल्टर्ड ओनली बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर। आर, फर्स्ट द फेडरल रिलेशनशिप मस्ट बी established or confirmed through a perpetual covenant of union, usually embodied in a written constitution that outlines the terms by which the power is divided or shared. S, the constituent states moreover often retain constitution making rights of their own। तो सबसे पहले क्या आएगा आप ही बताइए, ऑप्शन पढ़ के सबसे पहले क्या लग रहा है हमें? सबसे पहले क्या आएगा? पहले तो फेडरल रिलेशनशिप की बात होगी, तो सबसे पहले आएगा आर। उसके बाद देखिए मुझे क्या लग रहा है, सबसे पहले क्या आना चाहिए? आर। फर्स्ट द फेडरल रिलेशनशिप मस्ट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ऑल्टर्ड ओनली बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर। आर क्यू, अब यही है आर क्यू पी एस। पी के, दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर डिस्टिंक्टिव इन नेचर, मोस्ट सिंपली compacts between rulers and ruled but involve the people, the general, the government and the state, constituting the federal union RQP। फिर the constituent states moreover often retain constitution making rights of their on their own। तो आंसर क्या आएगा? RQPS। लेकिन उसमें क्या लगा है? SQRP आंसर की में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन। देखो प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, पॉलिसी तो ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला तो गलत है। प्रैक्टिसेस, नेसिटेटिंग, ये भी सही है, NECE SSITATING नेसिटेटिंग, ये भी सही है। प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स में से बताएं। प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर, तो ये वाला प्रोसीजर्स तो गलत है, यहाँ पे RES ही होता है, RS कैसे आ गया? तो बचा क्या है? प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिसेस। जब भी आप काम करते हैं तो कुछ लोगों को अपने अंडर रखते हैं, है ना? तो मतलब जो प्रैक्टिस करना होता है वो उसमें सी आता है, तो यहाँ पे विल इम्पैक्ट द एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, यहाँ पे सी आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। देखो फिर से हम क्वेश्चन टैग बहुत आ रहे हैं पेपर में, क्वेश्चन टैग पढ़ के जाइएगा अच्छे से। डोंट स्टॉप प्लेइंग दैट ब्यूटिफुल पीस ऑफ म्यूजिक। कोई कह रहा है कि उसको बजाना बंद मत करो, क्या आएगा? अब आपको ये पता है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, चारों की चारों पॉजिटिव है। अब हमारा आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? विल यू क्यों आएगा? क्योंकि एक तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और हम पूछ रहे हैं कि क्या चुप हो जाओगे? डोंट मतलब हम कह रहे हैं क्यों बंद कर दिया? डोंट स्टॉप प्लेइंग दैट ब्यूटिफुल पीस ऑफ म्यूजिक, विल यू? Question number 11, select the most appropriate option to fill in the blank. The goat
द गुड स्मैरिटन रैन डैश द कार टू कैच द क्रिमिनल एज ही ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। तो क्या करेगा वो जो गुड स्मैरिटन है वो उसको पकड़ने के लिए क्रिमिनल को ही ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन उसने क्या कोशिश की वो सीन ऑफ क्राइम से गायब ही हो जाए। तो क्या ऑप्शन आएगा? द गुड स्मैरिटन कैन अलॉन्ग साइड द car to catch the original as he tried to escape from the scene of crime alongside along with uh, मतलब क्या बोलेंगे इसे? along with मतलब in company of someone, बिना मतलब नीचे, besides मतलब के अलावा, apart from or in addition to, है ना, apart from or in addition to। तो the good Samaritan ran alongside the car to catch the criminal as he tried to escape from the scene of crime। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 से अंडरलाइन वर्ड में बताना है आपको, तो देख लेते हैं अंडरलाइन किस पे है। कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी। तो आपको इसका मतलब मैंने बताया था क्या? कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है अ टेरिबल डिजास्टर, अ टेरिबल डिजास्टर और अ सडन एंड वाइड स्प्रेड कैलामिटी। ठीक है, तो क्या आएगा? ट्रिम्फ मतलब जीतना। तो अब बाकी इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। डिबैकल, डिबैकल का मतलब होता है सडन और कंप्लीट फेलियर और कोलैप्स। डिबैकल मतलब अ सडन एंड कंप्लीट फेलियर और कोलैप्स। सेकंड डिजास्टर, डिजास्टर तो आपको पता ही है, एक सीरियस एक्सीडेंट और नेचुरल इवेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज। ठीक है, कैलामिटी, कैलामिटी भी वही है, ग्रेट मिसफॉर्चून और डिजास्टर। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है अ ग्रेट सक्सेस। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? अ ग्रेट सक्सेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, select the most appropriate option to fill in the blank। Sharon dash ahead in her endeavor to get her first novel dash undeterred by multiple rejection। देखो शेरोन आगे बढ़ती ही गई। एंडेवर का क्या मतलब होता है कि ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करना। तो उसकी मेहनत से क्या होगा? टू गेट हर फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड। तो यहाँ पे तो हमें समझ आ गया पब्लिश्ड आएगा। एक ही ऑप्शन में पब्लिश्ड है, वो है थर्ड। तो फोर्ज का मतलब होता है आगे बढ़ना। शेरन फोर्ज अहेड मतलब आगे बढ़ी। ठीक है, अपने जो वो मेहनत कर रही थी किसी चीज़ को पाने की, उसमें बहुत आगे बढ़ी और ठीक है, और अपने नॉवल को उसने क्या करवा लिया? पब्लिश। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक। रेन्स आर रेन्स आर आफ्टर ऑल नॉट द प्लीजेंट रिलीफ दैट मोस्ट पीपल लाइक टू बिलीव। तो क्या आएगा इसमें बताइए? आर दे वर्ड, अच्छा ये तो हमें पता चल रहा है, नोट आ गया तो पॉजिटिव ही आएगा। डोंट दे तो आ ही नहीं सकता, है ना। डोंट दे तो आ ही नहीं सकता। तो रेन्स आर, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? आर, तो यहाँ पे आएगा आर, और रेन्स के लिए क्या आएगा? दे। आर दे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the sentence। When the teacher started talking about the upcoming field trip, the students were listening eagerly। listening eagerly के लिए कौन सा आपका idiom आएगा? all ears, tongue tied, tongue in cheek, keeping their finger crossed। keeping their finger crossed तो पता है, जब आप कुछ पाना चाहते हो और वो हो जाते तब कहते हैं ना keeping their finger crossed, है ना। तो चलिए अब हम इन सब के मीनिंग देख लेते हैं। ऑल ईयर्स का मतलब क्या है? टू बी फुली अटेंटिव, टू बी फुली अटेंटिव
and eager to listen. सेकंड, टंग टाइड का क्या मतलब है? मतलब जो बोल ना पाए, है ना. अनेबल टू स्पीक ड्यू टू नर्वसनेस और शाइनेस. अनेबल टू स्पीक ड्यू टू नर्वसनेस और शाइनेस. थर्ड, टंग इन चीक का क्या मतलब है? इसका मतलब है मेंट टू बी ह्यूमरस. मतलब आपने कोई ऐसी बात बोली है जो मजाक में लेनी है, सीरियसली नहीं लेनी. मेंट टू बी ह्यूमरस और आयरॉनिक, नॉट टेकन सीरियसली. फोर्थ, कीपिंग देयर फिंगर क्रोस्ड. क्या मतलब है? गुड लक होने की हम या पॉजिटिव आउटकम आने की इच्छा रखते हैं. होपिंग फॉर गुड लक और अ पॉजिटिव आउटकम. तो लिसनिंग ईगरली क्या होगा? टू बी फुली अटेंटिव एंड ईगर टू लिसन. अब ये है पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट डायरेक्टली मेंशन इन द पैसेज? दिल्ली इज द लीस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन एशिया. ये तो हो ही नहीं सकता. ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी लेवल इन अर्बन इंडिया. इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द वर्ल्ड. ये भी नहीं हो सकता. ऑल इंडियन सिटीज हैव सिंक्रोनाइज ट्रैफिक सिग्नल्स. ये भी नहीं हो सकता. तो सेकंड ही होगा इसका आंसर, फिर भी देख लेंगे, है ना. क्वेश्चन नंबर 17, select the summary that best captures the essence of the given passage. The passage outlines India's urban traffic crisis, causes, reform the attempts at reform and the need for social change. सेकंड वैसे यही होगा, यही लग रहा है पढ़ के, है ना. पढ़ के यही लग रहा है, यही बताया होगा पैसेज में शायद. इंडियन ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आर मेनली ड्यू टू एक्सेसिव रेन एंड potholes. Third, the best way to reduce traffic is banning private vehicles. India needs more flyovers and highways to reduce traffic congestion. Question number 18. What is the structure of the passage? Structure कैसा है? Definition followed by listing of unrelated example. ऐसा तो किसी में भी नहीं होता. Unrelated example कहाँ दिए जाते हैं? तो ये तो हो ही नहीं सकता. प्रॉब्लम कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन स्ट्रक्चर. पहले प्रॉब्लम, फिर कॉज, फिर इफेक्ट, फिर सॉल्यूशन. ऐसा स्ट्रक्चर है क्या? क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ट्रैफिक हिस्ट्री इन इंडिया की ट्रैफिक हिस्ट्री की क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट बताई गई है. पर्सनल एनेक्डोट फॉलोड बाय एनालिसिस. पर्सनल एनेक्डोट का क्या मतलब है? कहानी कोई, मतलब पर्सनल कोई एक्सपीरियंस, ठीक है. उसके बाद उसका एनालिसिस. तो अभी हमें ये पढ़ के ही पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? अर्बन इंडियाज ग्रोइंग ट्रैफिक वॉज, ट्रैफिक रूल्स एंड वायलेशन इन इंडिया, public transport system in rural India, private vehicle policies in Delhi. And question number 20, select the most appropriate antonym of the word chronic as used in the sentence chronic traffic congestion. Chronic का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं क्रॉनिक बीमारी हो गई है. तो सिस्टमेटिक, टेम्परेरी, रिकरिंग, वाइड स्प्रेड. तो आप बताइए क्या होगा इसका अपोजिट. चलिए अभी डिस्कस करते हैं. पहले हम पैराग्राफ देख लेते हैं. पैराग्राफ क्या है? इंडियाज ट्रैफिक प्रॉब्लम हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट pressing urban challenges in the 21st century. With rapid urbanization, rising disposable incomes, and increased automobile ownership, the country's metropolitan and even Tier 2 cities are witnessing chronic traffic congestion. According to the TomTom Traffic Index, cities like Bangalore, Mumbai, and Delhi constantly rank among the most congested cities globally. The situation is exacerbated by inadequate public transport. मतलब कैसे समझाएगा ये सिचुएशन को? Inadequate public transportation, poorly maintained roads, and outdated traffic management systems. Another significant contributor to the problem is the lack of urban planning that prioritize pedestrian mobility, non-motorized transport, and intelligent traffic systems. In many areas, encroachments, unregulated parking, and insufficient road signage further complicate traffic flow. As a result, commuting times have surged, air quality has deteriorated, and productivity levels have dropped due to stress and lost man hours. The government has initiated multiple schemes such as Smart Cities Mission and urban mobility plans to mitigate these concerns.
Metro rail projects, dedicated bicycle lanes, and traffic signal synchronization are some of the measures being adopted. Additionally, emerging technologies like AI based traffic cameras, GPS enabled traffic flow analytics, and electric vehicles infrastructure are being piloted in the selected regions. However, experts argue that unless behavioral changes accompany infrastructural reforms like adherence to traffic rules, मतलब traffic rules को मानना, reduced reliance on private vehicles, and promotion of carpooling, no lasting change can occur. Public awareness, stringent implementation of laws, and coordinated urban development are essential for sustainable mobility. The challenge of managing traffic in India is not merely logistical but social and environmental. Addressing it requires a multi stakeholder approach that balances economic growth with environmental sustainability and urban livability. चलिए अब हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम ऑप्शंस पे क्वेश्चंस पर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्ट डायरेक्टली मेंशन इन द पैसेज ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी. यही हो सकते बेटा. भाई देखो बाकी के दिन तो हो ही नहीं सकते ना, तो यही होगा. क्वेश्चन नंबर 17. सिलेक्ट द समरी. समरी क्या होगी? पूरा पैराग्राफ अब हमने पढ़ लिया, समरी तो यही है. द पैसेज आउटलाइंस इंडियाज ट्रैफिक क्राइसिस कॉजेज अटेम्प्ट टू रिफॉर्म एंड नीड फॉर सोशल चेंज. बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया जो सबसे बड़ा सा दिखे मैक्सिमम टाइम वही आंसर होता है. मैक्सिमम टाइम कह रही हूँ मैं, हमेशा नहीं कह रही हूँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज. कैसा स्ट्रक्चर है भाई, इसमें क्या बताया गया है आप बताइए. पहले प्रॉब्लम, फिर उसका कॉज, फिर इफेक्ट, फिर सॉल्यूशन, सब कुछ बताया. सेकंड इज द राइट आंसर. 19. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल. क्या टाइटल लग रहा है आपको, इसमें क्या हो सकता है? अर्बन इंडियाज ग्रोइंग ट्रैफिक वॉर्स. जो मतलब जो अर्बन इंडिया की जो बढ़ती हुई जो ट्रैफिक लड़ाइयाँ हैं वो. क्वेश्चन नंबर 20. क्रॉनिक का अपोजिट क्या होगा? क्रॉनिक मतलब जो लंबा चले, है ना, क्रॉनिक ट्रैफिक कंजेशन. उसका अपोजिट टेम्परेरी, जो थोड़े समय के लिए हो. राइट. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.